कहानी की शुरुआत वेदांत के एक धुंधले सपने से होती है, जिसमें वह तलवारों की चमक, प्राचीन संप्रदायों और एक रहस्यमयी महिला को देखता है। वह महिला उससे किसी गुप्त जादुई सूत्र की मांग कर रही होती है। वास्तविकता में वेदांत अपने किराए के कमरे में काम के अत्यधिक बोझ और थकान के कारण अपनी जान गंवा देता है। उसे याद आता है कि कैसे उसकी सांसें भारी हो गई थी और दुनिया घूमने लगी थी। जब उसकी चेतना वापस लौटती है तो वो खुद को एक प्राचीन जंगल के बीच बहती नदी की गहराइयों में पाता है। उसे ये देखकर गहरा सदमा लगता है कि वह अब इंसान नहीं रहा, बल्कि एक नीले भूरे रंग का गोल प्राचीन दर्पण बन चुका है जो नदी के तल पर पत्थरों के बीच पड़ा है। वो अब न तो चल सकता है और न ही बोल सकता है। उसका शरीर अब उसकी आज्ञा नहीं मानता। नदी के शांत वातावरण में जब चंद्रमा उदय होता है तो उसकी किरणें वेदांत के दर्पण रूप पर पड़ती है। उसे एक अलौकिक ठंडी ऊर्जा का अनुभव होता है। उसे एहसास होता है कि वह पौराणिक कथाओं के पात्रों की तरह सूर्य और चंद्रमा का सार सोख रहा है। ये जादुई ऊर्जा उसके भीतर एकत्रित होने लगती है, जिससे उसे सुकून और नई ताकत मिलती है। उसे समझ आता है कि वह एक कलाकृति की आत्मा बन गया है। वेदांत अपनी नई स्थिति को समझने की कोशिश करता है। वह देख सकता है कि उसके भीतर ऊर्जा का प्रवाह बढ़ रहा है, लेकिन उसकी दृष्टि अभी भी बहुत धुंधली है। जहां एक तरफ वो अपनी शक्तियों को लेकर उत्साहित है, वहीं उसे ये डर भी है कि इस दुनिया में अमर साधक और दिव्य शक्तियां मौजूद है। वह जानता है कि एक जीवित जादुई दर्पण का पकड़ा जाना जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए वो खुद को नदी की गहराई में छिपाए रखने और चुपचाप अपनी शक्ति बढ़ाने का फैसला करता है। कहानी की शुरुआत मनोहर सेन से होती है, जो रात भर सो नहीं पाए हैं। उनके गांव लीजिंग के पास स्थित डाली पर्वत पर अमर साधकों के बीच छिड़े युद्ध ने पूरे इलाके में आतंक फैला रखा है। मनोहर को डर है कि इन जादुई शक्तियों की लड़ाई में उनका पूरा गांव तबाह हो सकता है। अपनी जर्जर छत और परिवार की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए वे भारी मन से ये फैसला करते हैं कि चाहे जो हो, वे अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़कर नहीं जाएंगे। अगली सुबह मनोहर अपने फुर्तीले बेटे जगत सेन को लेकर नदी की ओर जाते हैं ताकि खाने के लिए मछलियां पकड़ी जा सके। नदी किनारे जगत को न केवल एक बड़ी मछली मिलती है, बल्कि पानी की गहराई में उसे चमकती हुई वस्तु भी दिखाई देती है। जब उसका चचेरा भाई यश वहां से चला जाता है, तब जगत नदी के तल में गोता लगाकर उस रहस्यमयी चीज को बाहर निकालता है। जगत के हाथ में जो वस्तु आती है वो हथेली के आकार का एक गोल नीला भूरा प्राचीन दर्पण है, जिसमें लोहे का फ्रेम लगा है। जगत इसे एक साधारण और पुराना दर्पण समझकर अपनी मछलियों वाली टोकरी में डाल देता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये कोई मामूली वस्तु नहीं है। दर्पण के भीतर कैद वेदांत के लिए ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। पिछले 15 दिनों से नदी के तल पर पड़े रहने के बाद पहली बार किसी इंसान ने उसे छुआ है। वेदांत को एक बड़ी चुनौती का एहसास होता है। वो इस नई दुनिया की भाषा नहीं समझ पा रहा है। जैसे जैसे जगत मछलियां पकड़ते हुए खुद से बातें करता है, वेदांत बड़े ध्यान से उन आवाजों को सुनता है। वह टोकरी में पड़ा पड़ा मछलियों के नाम और गिनती सीखना शुरू कर देता है। वेदांत अब समझ चुका है कि एक साधारण किसान परिवार के पास पहुंचकर वो इंसानी दुनिया के संपर्क में आ गया है। उसने योजना बनाई है कि वह धीरे धीरे यहाँ की बोली सीखेगा, चांदनी से अपनी शक्ति बढ़ाएगा और खुद को सुरक्षित रखने का रास्ता खोजेगा। नदी से घर लौटते समय जगत सेन को गांव की लड़की तन्वी शर्मा मिलती है। तन्वी मन ही मन जगत को अपना भविष्य का जीवन साथी मान चुकी है। जगत निस्वार्थ भाव से उसे उपहार स्वरूप 2 मछलियां देता है। इसके बाद वो घर पहुंचकर दर्पण को अपनी जेब में छिपा लेता है और अपने पिता व भाइयों को खेतों में भोजन देने निकल पड़ता है। गांव में मनोहर सेन और उनके चारों बेटों चंद्र, तरुण, जगत और चेतन का बहुत मान सम्मान है। मनोहर सेन एक पूर्व सैनिक है जिन्होंने युद्ध की विभीषिका देखी है। वे अपने बेटों को केवल खेती करते देख थोड़ा उदास होते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि उनके बेटे पढ़ लिख कर या सेना में जाकर अपना नाम कमाएं। टोकरी में पड़ा दर्पण गांव के द्वार पर एक रहस्यमय शक्ति को महसूस करता है। दर्पण अचानक कांपने लगता है और उससे लाल रोशनी निकलने लगती है। दर्पण के भीतर से वेदांत को एहसास होता है कि उत्तर दिशा में स्थित झील की ओर उसका कोई अपना हिस्सा या कोई बड़ी जादुई शक्ति उसे खींच रही है। वो धीरे धीरे गांव की भाषा और वहां के साधारण जीवन को समझने लगता है। रात को खाने के बाद जगत वह दर्पण अपने पिता मनोहर सेन को दिखाता है। जैसे ही चांद की रोशनी उस पर पड़ती है, दर्पण एक दिव्य सफेद आभा के साथ जगमगा उठता है। यह देखकर मनोहर सेन का चेहरा खौफ से पीला पड़ जाता है। वे समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि अमरों की कोई जादुई चीज है जो उनके परिवार के लिए मौत का पैगाम भी ला सकती है। मनोहर सेन तुरंत सतर्क हो जाते हैं और उनकी आंखों में एक पुराने सैनिक की मारक चमक लौट आती है। वे जगत को दर्पण छिपाने का आदेश देते हैं और अपने बड़े बेटों चंद्र और तरुण को तलवारें उठाने को कहते हैं। पूरा परिवार दुश्मन के हमले की आशंका में युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। तभी मनोहर सेन को खेत में किसी के छिपे होने का आभास होता है और वे बिजली की फुर्ती से वहां पहुंचकर एक रहस्यमय व्यक्ति को पकड़ लेते हैं। खेत में जिस रहस्यमय व्यक्ति को मनोहर सेन ने पकड़ा था, वो कोई दुश्मन नहीं, बल्कि उनका अपना भतीजा योगेश सेन निकला। योगेश गांव में अपनी मुफ्तखोरी और छोटी मोटी चोरियों के लिए बदनाम है। वो केवल भूख मिटाने के लिए तरबूज चुराने आया था, लेकिन तलवार हाथ में लिए अपने खूंखार चाचा को देखकर वो बुरी तरह डर गया और दया की भीख मांगने लगा। तरुण और चंद्र ने उसे पहचान लिया, जिसके बाद मनोहर सेन उसे चोर कहकर वहां से चले गए। घर के भीतर मनोहर सेन दरवाजे और खिड़कियां मजबूती से बंद कर देते हैं। जब जगत सेन अपनी जेब से मिरर दर्पण निकालता है तो मनोहर उसे छत के एक छेद से आती चांदनी के नीचे पत्थर के स्टूल पर रख देते हैं।
चांद की रोशनी पड़ते ही दर्पण से पानी की लहरों जैसी रोशनी निकलने लगती है और एक रत्न जैसा शानदार सफेद प्रभा मंडल बन जाता है। इस जादुई दृश्य को देखकर चंद्र और तरुण मंत्रमुग्ध रह जाते हैं। जादुई मिरर को लेकर परिवार में बहस छिड़ जाती है। तरुण का मानना है कि ये किसी अमर की वस्तु है, जबकि चंद्र को डर है कि ये खोज उनके परिवार के लिए तबाही ला सकती है। जब ये सवाल उठता है कि क्या योगेश ने इस चमत्कार को देख लिया है, तो तरुण तैश में आकर उसे मार डालने की बात करता है ताकि राज सुरक्षित रहे। लेकिन पिता मनोहर सेन उसे सख्ती से डांटकर शांत कराते हैं। तनावपूर्ण माहौल में मनोहर सेन अपने बेटों के सामने अपने जीवन का सबसे बड़ा राज खोलते हैं। वे बताते हैं कि 13 साल की उम्र में वे सेना में भर्ती हुए थे और जनरल यांग के नेतृत्व में माउंट यू के जादुई योद्धाओं के खिलाफ लड़े थे। वे छत की बीम से एक पुरानी छिपी हुई लकड़ी की पेटी बॉक्स निकालते हैं। उस पेटी में मनोहर सेन के सैन्य जीवन की स्मृतियां और कुछ दुर्लभ वस्तुएं हैं। उनमें युद्ध रणनीतियों वाली एक लकड़ी की पट्टिका, सुरक्षा के लिए दिया गया एक प्राचीन ताबीज और कुछ अन्य चीजें शामिल है। मनोहर सेन स्पष्ट करते हैं कि वे अमरों की दुनिया और उनके खतरों से अनजान नहीं है। मनोहर सेन को डर है कि कहीं उनके भतीजे योगेश ने मिरर दर्पण की अलौकिक चमक न देख ली हो। परिवार को खतरे से बचाने के लिए वे एक चाल चलते हैं। वे तय करते हैं कि वे सबको यही बताएंगे कि जगत को नदी में केवल कांच का एक टूटा हुआ टुकड़ा मिला था जो चांदनी में चमकता है। वे इस कांच के टुकड़े को अपने भाई जगत के चाचा को दिखाने की योजना बनाते हैं ताकि सच छिपा रहे। मिरर के भीतर फंसा वेदांत समझ जाता है कि उसे इस साहसी सेन परिवार की मदद की जरूरत है। वह अपनी ऊर्जा को मिरर के एक कोने में केंद्रित करता है। जब जगत मिरर को सहलाता है तो उसमें एक सफेद रोशनी का चाप चमकता है। तरुण सेन अपनी तेज बुद्धि से यह पहचान लेता है कि ये मिरर एक कॉम्पास की तरह काम कर रहा है और हमेशा उत्तर दिशा की ओर इशारा करता है। मिरर के भीतर वेदांत महसूस करता है कि वह असहाय है और बिना इस परिवार की मदद के वो कभी आजाद नहीं हो पाएगा। वह सेन परिवार के सदस्यों के गुणों, मनोहर की दूरदर्शिता, चंद्र की परिपक्वता और तरुण की बहादुरी को देखकर उनसे जुड़ने का मन बनाता है। वह समझ जाता है कि उत्तर दिशा में ही उसके वजूद का कोई बड़ा राज छिपा है। दूसरी ओर योगेश सेन अपमान और लालच की आग में जल रहा है। उसे यकीन है कि मनोहर सेन सेना से लौटने के बाद कोई बड़ा खजाना छुपाए हुए है। वो अपने छोटे भाई यश को डरा धमकाकर जासूसी करने के लिए सेन निवास भेजने का फैसला करता है। मास्टर हंसराज और अमरों का रहस्य। मनोहर सेन अपने बेटों तरुण और जगत को मिरर के संकेत उत्तर दिशा की जांच के लिए गुपचुप तरीके से भेज देते हैं। खुद वे गांव के विद्वान मास्टर हंसराज के पास जाते हैं। बातचीत के दौरान मास्टर हंसराज बताते हैं कि अमर साधकों का मिलना कितना दुर्लभ है। सालों पहले एक अमर उनके शहर से हजारों में से केवल 3 प्रबुद्ध बच्चों को ले गया था। ये सुनकर मनोहर सेन को एहसास होता है कि उनके हाथ कितनी दुर्लभ और खतरनाक नियति लगी है। तरुण सेन और जगत सेन उस रहस्यमयी मिरर दर्पण के संकेतों का पीछा करते हुए घने सरकंडों के बीच से रास्ता बनाते हैं। मिरर से निकलने वाली सफेद रोशनी और गर्माहट अब पहले से कहीं अधिक तेज और स्पंदित पल्स हो रही थी। जगत को एहसास होता है कि वे चंद्र दर्शन झील की ओर बढ़ रहे हैं। तरुण सावधानी बरतते हुए मुख्य सड़क के बजाय छिपकर जाने का निर्णय लेता है, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं कोई उन्हें देख न ले। तरुण का साहसिक कदम। झील के किनारे पहुंचते ही मिरर से रोशनी की एक सीधी किरण निकलती है जो झील के बीचों बीच स्थित एक चट्टानी टीले पर जाकर रुकती है। वहां काई और पत्थरों के बीच जेड का एक चमकदार टुकड़ा फंसा होता है। तरुण अपनी जान की परवाह न करते हुए कपड़े उतारकर ठंडे पानी में उतर जाता है। वह जगत को कड़ी हिदायत देता है कि अगर उसे कुछ हो जाए तो जगत मिरर को वहीं छिपा दे और घर न जाए। तरुण तैरकर टीले तक पहुंचता है और उस जेड पत्थर को हासिल कर लेता है जिस पर सर्वोच्च ची और मेरिडियन पोषण जैसे प्राचीन जादुई शब्द खुदे होते हैं। जैसे ही तरुण किनारे पर लौटता है और वह जेड पत्थर मिरर के पास लाता है, एक चमत्कार होता है। वह पत्थर अचानक सफेद रोशनी की किरण में बदलकर सीधे मिरर के भीतर समा जाता है। मिरर के भीतर मौजूद वेदांत के मस्तिष्क में ज्ञान और सूचनाओं का एक ऐसा तीव्र धमाका होता है कि वह उस असहनीय दर्द से बेहोश हो जाता है। अगली सुबह घर लौटने पर दोनों भाई पूरी घटना अपने पिता को सुनाते हैं। मनोहर सेन अपने बेटों की बहादुरी और जादुई पत्थर मिलने की खबर सुनकर एक बड़ा फैसला लेते हैं। वे समझ जाते हैं कि अब उनके परिवार की किस्मत बदलने वाली है। वे निर्णय लेते हैं कि सेन परिवार अब केवल साधारण किसान बनकर नहीं रहेगा। वे अपनी 20 वर्षों की सैन्य बचत और अपनी भूमि का उपयोग करके घर को एक किले की तरह बड़ा बनाएंगे। उन्होंने आदेश दिया कि अब से वे खुद खेतों में हल नहीं चलाएंगे बल्कि जमीन किराए पर देंगे। उनका लक्ष्य अब अपने परिवार को एक शक्तिशाली सैन कुल सेन क्लैन के रूप में स्थापित करना है, जहां शिक्षा और सैन्य प्रशिक्षण पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाएगा। उनका छोटा बेटा चेतन अब शहतूत के पत्ते नहीं तोड़ेगा बल्कि मास्टर हंसराज के पास जाकर अपनी पूरी पढ़ाई पूरी करेगा। डाली पर्वत से सुबह की धूप फूट पड़ी और चंद्रदर्शन झील सुनहरी रोशनी से नहा गई। हवा सरकंडों से सरसराती हुई बह रही थी। चैन एवेन्यू एक टीले पर बैठा था। उसकी निगाहें चिंता से भरी हुई थी। वो अपनी बीमार पत्नी के बारे में सोच रहा था। वो लीजिंग गांव के किसान ली जेंशुई का दामाद था और मनोहर सेन के परिवार का किराएदार था। चाचा। विचारों में डूबे चैन एवेन्यू एक हंसमुख आवाज से चौंक गए। ऊपर देखते हुए उसने आंगन के प्रवेश द्वार पर एक सुंदर युवक को देखा। वो चंद्र सेन था। अरे, आप है चंद्र। सच कहूं तो मैं इस सम्मान के लायक नहीं हूं। चैन एवेन्यू ने विनम्रता से थोड़ा झुकते हुए जवाब दिया। वो खुद को सेन परिवार के बराबर नहीं समझता था। सेन परिवार का इतिहास। ली जेंशुई के कई बच्चे थे और उनकी मृत्यु के बाद परिवार में संपत्ति को लेकर झगड़ा शुरू हो गया था।
तब मनोहर सेन अपनी सेना की टुकड़ी और खून से लथपथ तलवार लेकर लौटे थे। उन्होंने धोखेबाजों और गद्दारों का बेरहमी से सफाया कर दिया। उनके इस खौफनाक रूप को देखकर ग्रामीण आज भी डरते थे। लेकिन मनोहर सेन ने अपने सौतेले भाइयों को मारा नहीं, बल्कि उदारतापूर्वक जमीन बांट दी और उन्हें अपना रक्त माना। इससे परिवार के भीतर उनका नेतृत्व और भी मजबूत हो गया। चाचा जी, पिताजी ने आपको और छोटे जे को रात के खाने पर आमंत्रित किया है, चंद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा। सेन निवास। सेन परिवार ने अपने महल का विस्तार किया था। सामने का आंगन किसी मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान जैसा दिखता था, जहां भारी पत्थर के वजन रखे थे। चैन एर्न्यू ने सोचा, सेन परिवार वाकई मार्शल आर्ट का खूब प्रशिक्षण लेता है। रात के खाने के बाद जब सब बातें कर रहे थे, तभी 9 वर्षीय चेतन सेन, ली चेजिंग, दौड़कर आया और मनोहर सेन के कान में फुसफुसाया, पिताजी, दर्पण, वह चमक रहा है। मनोहर सेन तुरंत उठ खड़े हुए और पिछवाड़े के पैतृक कक्ष की ओर चल दिए। वहां एक गुप्त कमरा था, जहां चांदनी सीधे नीले पत्थर के चबूतरे पर पड़े दर्पण पर गिर रही थी। दर्पण से पानी जैसी सफेद रोशनी बिखेर रही थी। 3 साल हो गए हैं, चेतन, जाओ अपने भाइयों को यहां बुला लाओ, मनोहर सेन ने गंभीरता से कहा। वेदांत का ज्ञानोदय। जागते ही वेदांत का दिमाग नई जानकारियों से भर गया। उसने जेड से प्राप्त सूचनाओं का अध्ययन किया, सर्वोच्चीन श्वास प्रणाली और मेरिडियन पोषण सूत्र। इसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की रोशनी की सर्वोच्चीन ऊर्जा को जागृत करना और उसे भ्रूण श्वास के 6 चक्रों में विकसित करना था। इससे आयु लंबी हो सकती है और विभिन्न मंत्रों का उच्चारण संभव है। अमर साधना के 6 क्षेत्र बताए गए थे। 1 भ्रूण श्वास, 2 उच्ची साधना, 3 नींव स्थापना, 4 बैंगनी हवेली, 5 स्वर्ण कोर, 6 नवजात आत्मा। वेदांत की दिव्य चेतना अब 66 मीटर तक फैल गई थी। अब वह दर्पण के 3 मीटर के दायरे में मंत्रों का प्रदर्शन कर सकता था, जैसे स्वर्ण प्रकाश मंत्र, शुद्धिकरण मंत्र, भूत प्रेत भगाने की क्रिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मंत्र जो उसके दिमाग में उभरा वह था गहन मोती बलिदान आत्मा। सीएचात मिरर के भीतर मौजूद वेदांत को गहन मोती बलिदान आत्मा मंत्र प्राप्त होता है। यह मंत्र उसे अपनी चेतना की शक्ति से ताबीज के बीज बनाने की अनुमति देता है। वेदांत को शुरुआत में यह कला थोड़ी डरावनी और राक्षसी लगती है, लेकिन गहराई से अध्ययन करने पर उसे पता चलता है कि ये बीज प्राप्त करता सेन परिवार के लिए बेहद लाभकारी है। फिलहाल वो केवल 6 ऐसे जादुई बीज बना सकता है। मिरर के भीतर 3 साल बीत चुके हैं। सेन परिवार अब गांव का सबसे समृद्ध परिवार बन चुका है। चंद्रसेन अब शादीशुदा है और परिवार की जिम्मेदारियां संभाल रहा है। हालांकि वेदांत को यह जानकर दुख होता है कि सेन परिवार के किसी भी सदस्य के पास प्राकृतिक आध्यात्मिक छिद्र स्पिरिचुअल रूट्स नहीं है, जिसका अर्थ है कि वे स्वाभाविक रूप से अमर नहीं बन सकते। उनका भाग्य नश्वर संसार से जुड़ा है। वेदांत सेन परिवार की मदद करने का फैसला करता है और मिरर की सतह पर एक रहस्यमयी लिपि प्रकट करता है। मनोहर सेन तुरंत समझ जाते हैं कि ये कोई दैवीय संदेश है। परिवार के सबसे पढ़े लिखे बेटे चेतन सेन और तरुण घंटों की मेहनत के बाद उस विधि को कागज पर उतारते हैं। ये स्वागत विधि, इनॉग्रेशन मेथड, दरअसल बिना आध्यात्मिक छिद्र वाले मनुष्यों के लिए साधना शुरू करने का एक गुप्त मार्ग है। इस विधि में पवित्र स्नान, शुभ मुहूर्त और मिरर परम यिन के प्रति समर्पण की शपथ शामिल है। मनोहर सेन अपने बेटों को इस मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जबकि वे खुद अपनी उम्र के कारण सांसारिक मामलों पर ध्यान देना बेहतर समझते हैं। वे जगत की शादी अपने मित्र की बेटी तन्वी तियान युन से करने के बारे में भी विचार करते हैं। प्रभामंडल और योग्यता का परीक्षण। जब चारों भाई साधना के लिए बैठते हैं तो वेदांत अपनी दिव्य दृष्टि से उनके सिर पर सफेद प्रभामंडल ऑरा देखता है। यह प्रभामंडल उनकी योग्यता दर्शाता है। चेतन सेन 80% साधना गति, तरुण सेन 60% साधना गति, जगत सेन 50% साधना गति, चंद्र सेन 30% साधना गति। 2 महीनों के कठिन इंतजार और स्वागत विधि के हर एक शब्द को आत्मसात करने के बाद चेतन सेन ने ग्रीष्म ऋतु के आगमन पर अपनी साधना शुरू करने का साहस जुटाया। मनोहर सेन के चेहरे पर एक अनुभवी योद्धा का संतोष था जब उन्होंने अपने सबसे छोटे और सबसे शिक्षित बेटे को इस मार्ग पर बढ़ते देखा। रात के सन्नाटे में पूरे परिवार ने मिलकर आंगन को एक मंदिर का रूप दे दिया। नीलगिरी की लकड़ी की मेज पर 9 अगरबत्तियां जलाई गई, जिनके धुएं ने वातावरण को अलौकिक बना दिया। मिरर दर्पण को ड्रैगन के आकार के फ्रेम पर बड़े सम्मान के साथ स्थापित किया गया। वेदांत ने दर्पण के भीतर से इस श्रद्धा को देखा। उसे ऐसा लगा जैसे वह केवल एक वस्तु नहीं, बल्कि इस परिवार का इष्ट देव बन गया है। चेतन सेन ने पूरी निष्ठा के साथ दर्पण के सामने घुटने टेके और 9 बार अपना मस्तक भूमि पर टिकाया। उसने एक ऐसी शपथ ली जिसने उसके नश्वर जीवन को अमरता के दांव पद से बांध दिया। जैसे ही उसके मुख से मेरा भाग्य आपके हाथों में है के शब्द निकले, मिरर की धूसर नीली सतह पानी की तरह हिलने लगी। अचानक एक तीव्र कंपन हुआ और दर्पण के केंद्र से शुद्ध सफेद प्रकाश की एक गोली ऑर्ब निकली। उस समय वेदांत की गूंजती हुई दिव्य आवाज ने पूरे वातावरण को भर दिया। वह आवाज किसी मनुष्य की नहीं, बल्कि एक उच्च सत्ता की लग रही थी, जिसने चेतन को सांसारिक पापों से मुक्त कर संत बनने का आशीर्वाद दिया। वो सफेद गोली बिजली की गति से चेतन के माथे के बीचों बीच निवान महल समा गई, जिससे उसका पूरा शरीर दिव्य ऊर्जा के झटके से कांप उठा। अमरता के कठोर प्रतिबंध और ज्ञान। अगली सुबह तक चेतन ध्यान की मुद्रा में रहा। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी दृष्टि में एक नई चमक थी। उसने बताया कि वह सफेद गोली अब उसके दांतियान ऊर्जा केंद्र में गहन मोती ताबीज के बीज के रूप में स्थापित हो चुकी है। हालांकि एक अजीब बाधा सामने आई। चेतन ने जैसे ही उस जादुई तकनीक सर्वोच्चीन श्वास मेरिडियन पोषण सूत्र को अपने भाइयों को समझाने या लिखने की कोशिश की,
उसकी आवाज पत्थर की तरह भारी हो गई और शब्द गले में ही अटक गए। परिवार को यह समझ आ गया कि अमरता का यह रहस्य केवल उन्हीं के लिए है जिन्हें मिरर स्वीकार करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह पता चली कि मिरर केवल 6 ताबीज बीज ही दे सकता है, जिसका अर्थ था कि भविष्य में सेन कुल के केवल 6 चुने हुए सदस्य ही इस साधना को प्राप्त कर सकेंगे। अगली रात जब चेतन अकेले साधना करने बैठा तो उसे अपनी नश्वर सीमाओं का एहसास हुआ। उसने हिसाब लगाया कि प्रकृति से चांदनी को सोखकर ऊर्जा के एक छोटे से अंश में बदलना इतना धीमा है कि उसे पहले चक्र, गहन दृश्य चक्र तक पहुंचने में 2 साल लग जाएंगे। वो थोड़ा निराश हुआ, लेकिन तभी मिरर के भीतर सो रहे वेदांत की नींद खुली। चेतन की मेहनत और मासूमियत देखकर वेदांत का मन पसीज गया। वेदांत ने अपनी चेतना का उपयोग किया और मिरर में जमा चांदनी की ऊर्जा को केंद्रित करके सीधे चेतन की ओर प्रवाहित कर दिया। अचानक चेतन को अपने शरीर में एक बर्फीली लेकिन सुखद ठंडक महसूस हुई। उसकी साधना की गति 10 गुना बढ़ गई। जो चांदनी उसे घंटों में मिलती थी वो अब मिनटों में उसके शरीर में समाने लगी। वो हैरान था कि यह चमत्कार कैसे हो रहा है, लेकिन उसने बिना समय गवाए पूरी रात उस ऊर्जा को आत्मसात किया। सुबह जब वो उठा तो उसकी प्रयति देख मनोहर सेन और बाकी भाई दंग रह गए। मनोहर सेन ने कृतज्ञता में मिरर के सामने फिर से अगरबत्ती जलाई, ये जानते हुए कि उनका परिवार अब साधारण मनुष्यों की श्रेणी से ऊपर उठ रहा है। मनोहर सेन अपने बेटे जगत सेन के विवाह का प्रस्ताव लेकर तनेजा परिवार के घर पहुंचते हैं। वे अपने साथ उपहार स्वरूप एक मोटा हंस लेकर जाते हैं, जो प्राचीन परंपराओं के अनुसार विवाह के प्रस्ताव का एक औपचारिक और शिष्टाचारपूर्ण प्रतीक माना जाता था। तन्वी तनेजा, जो अब एक सुडौल और आकर्षक युवती बन चुकी थी, इस अचानक आए प्रस्ताव से चकित रह जाती है। मनोहर सेन उसे चिढ़ाते हुए पूछते हैं कि क्या उसे जगत पसंद है। तन्वी पहले तो शर्म से लाल हो जाती है, लेकिन फिर अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हुए गंभीरता से हाँ कह देती है। तन्वी के पिता शौर्य तनेजा, जो सेना के दिनों से ही मनोहर के वफादार साथी रहे हैं, इस गठबंधन से बेहद प्रसन्न होते हैं। दोनों पुराने मित्र साथ बैठते हैं, लेकिन तभी शौर्य एक चिंताजनक खबर साझा करते हैं। उन्होंने खन्ना परिवार, जिनसे मनोहर का पुराना और हिंसक विवाद था, के मकबरे के पास कुछ संदिग्ध आवाजें सुनी थी। मनोहर सेन, जिन्होंने अपनी सैन्य कुशलता से खन्ना परिवार का सफाया सुनिश्चित किया था, ये सुनकर गंभीर हो जाते हैं। उन्हें आभास होता है कि अतीत की राख से कोई चिंगारी फिर से सुलग सकती है, जो उनके शांत जीवन के लिए खतरा बन सकती है। जब मनोहर घर लौटते हैं तो वे अपने बेटों चंद्र, तरुण और जगत को अपनी दूरगामी योजना समझाते हैं। जगत यह जानकर खुशी से झूम उठता है कि उसका विवाह तन्वी से तय हो गया है। हालांकि मनोहर सेन का चेहरा गंभीर है। वे अपने बेटों को चेतावनी देते हैं कि मिरर दर्पण द्वारा दिखाया गया अमरता का मार्ग जितना अद्भुत है, उतना ही अनिश्चित और जोखिम भरा भी है। वे चाहते हैं कि उनके बेटे साधना में गहराई से उतरने से पहले विवाह करें और वारिस पैदा करें। उनकी सोच स्पष्ट है, यदि अमरता की खोज में किसी के साथ कोई अनहोनी होती है तो भी सेन कुल का वंश और विरासत खत्म नहीं होनी चाहिए। इसी तनावपूर्ण और विचारशील माहौल के बीच सबसे छोटा भाई चेतन सेन अपनी साधना से बाहर निकलता है। उसके चेहरे पर विजय की चमक है, क्योंकि वह चांदनी की ऊर्जा के 81 अंशों को परिष्कृत करने और गहन दृश्य चक्र को पूरा करने के अत्यंत करीब पहुंच गया है। उसकी इस सफलता से पूरे परिवार में फिर से उत्साह की लहर दौड़ जाती है। तरुण सेन, जो अब तक केवल मंत्रों को लकड़ी की पट्टियों पर उकेर रहा था, मन ही मन अगली ग्रीष्म संक्रांति का इंतजार कर रहा है। वो अब और इंतजार नहीं करना चाहता। अमर साधना का मार्ग उसे अपनी ओर तीव्रता से पुकार रहा है।